नमस्कार, myself Rajulal Soni, PGT Biology, St. Joseph Public School, Talk. Welcome again in our YouTube channel. Class 12, lecture number 17, topic जल संबंध। देखिए भाई, नया लेसन शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है जल संबंध। किसका संबंध? जल का संबंध। भाई किससे संबंध? पादप का जल से संबंध। तो देखो भाई, ये कोई पादप है, पादप हो चाहे कोई पेड़ हो, बचपन से हम जानते हैं हम इसे जल पिलाते आ रहे हैं। आखिर में जल का ऐसा प्लांट से क्या रिलेशन है, इस बात को जानने और समझने के लिए हम अलग से एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है वाटर रिलेशन। क्या नाम है भाई? वाटर रिलेशन, जल संबंध। अब जल का जो संबंध है पादपों से, वो विभिन्न कारणों से है। इन संबंधों को पढ़ने के लिए अपन इन सब चीजों को पढ़ेंगे कि पादप में जल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण ही होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 विसरण, अंग्रेजी में कहते हैं डिफ्यूजन। नंबर 2 परासरण, अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्मोसिस। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। वाटर अब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण। बिंदु स्त्राव, गटेशन। खनिज लवण अवशोषण, मिनरल अब्जॉर्प्शन। और भी कई हैं, अपन एक साथ उनके और नाम लिखते हैं 2-3 चीजों के। म्लानीता, म्लानी गुणांक, जीव द्रव्य कुंचन, और जीव द्रव्य कुंचन के अलावा हमारे पास है स्थायी म्लानीता। एक और ले लेते हैं, जीव द्रव्य विकुंचन। बहुत सारी चीजें हालांकि और भी हैं, चाहो तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ पादप गतियां, ये भी जल की वजह से होती है कुछ गतियां। तो हम इन सब चीजों को 1 बाय 1 टॉपिक वाइज पढ़ते चले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि कारण क्या है पादप का जल से संबंध। भाई पादप का जल से क्यों संबंध है? आखिर में जल में ऐसा क्या है? देखिए, पादप का जल संबंध निम्न कारणों से है। कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण पादप का जल से संबंध होता है? भाई कोई तो कारण होगा। मेरा किसी से कोई संबंध है तो मेरा कोई स्वार्थ होगा। ऐसे ही पादप का जल से संबंध है, मतलब पादप का अपना कोई फायदा है। देखिए, जल अच्छा है, नंबर 1 श्रेष्ठ विलायक। दुनिया में जल एकमात्र ऐसा विलायक है जिसमें दुनिया भर के सारे विलेय पदार्थ विलय हो जाते हैं, अधिकांश विलेय पदार्थ। तो जल एक श्रेष्ठ विलायक है। दूसरा कारण उच्च क्वथनांक। भाई जो जल है उसका बॉइलिंग पॉइंट BP वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन ताप। इतना उच्च ताप पर ये उबलता है, इसलिए जल अच्छा माना गया है। नंबर 3 लैटेंट हीट, जिसे हिंदी में कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। जल में विशिष्ट ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा छुपी होती हैं, इसलिए जल का पादप से संबंध है। जल में हमारे पास एक बंध पाया जाता है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बंध। देखो, ये जल का अणु HOH, ये जल का अणु HOH, ये जल का अणु HOH। जब हाइड्रोजन परमाणु
अपने से दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य आ जाता है, एक ओर से सहसंयोजक बंध और दूसरी ओर से दुर्बल बंध द्वारा बंधित हो जाता है, इस बंध को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए जल का पादप से संबंध है। नंबर 5, जल में सहसंयोजक व आसंजक बल पाए जाते हैं, अर्थात जल जल के अणुओं से जुड़ सकता है, जल अन्य अणुओं से भी जुड़ने की क्षमताएं रखता है, इसलिए जल जो है वो सहसंयोजक और आसंजक बल दोनों रखता है। जल की एक खास बात और बची हुई है, जल ध्रुवीय प्रकृति का होता है। भाई ध्रुवीय प्रकृति क्या होती है? अर्थात जल एक पोलर मॉलिक्यूल है। देखो HOH, इस H में आप नोट करें, ये H तो है प्लस का और OH किसका है? माइनस का। तो एक ही अणु में दो ध्रुव बन गए, ऋण ध्रुव और धन ध्रुव, इसलिए जल ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इन सभी कारणों की वजह से पादप का जल से विशेष संबंध है और जल एक श्रेष्ठ या उत्तम विलायक है, क्योंकि जल में इतनी चीजें देखने को मिलती हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो जल जो है उसके साथ पादप के संबंध अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक ले रहे हैं विसरण। क्या होता है विसरण, इसकी भी बात कर ले। पदार्थ के अणुओं का, पहले तो आप अब कुछ चीजें जान ले। पदार्थ, हमारे पास पदार्थ मुख्य रूप से 3 हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये सभी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने हुए हैं। इन पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। दोबारा शब्द सुने, पदार्थ के अणुओं का, चाहे वो ठोस के हों, चाहे द्रव के हों, चाहे गैस के हों, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। कभी कभी विसरण उल्टा भी हो जाता है। पदार्थ के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना भी विसरण कहलाता है। फिर विसरण की सही परिभाषा क्या है? दरअसल विसरण जो है वो 2 प्रकार का होता है, सक्रिय विसरण, निष्क्रिय विसरण। देखो जब पदार्थ के अणु, ये एक ग्राफ है, ये सांद्रता लिखी हुई है इधर, ये सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाए तो ऊर्जा की अनुपस्थिति में ऐसा होता है, इसलिए इसे निष्क्रिय विसरण कहते हैं। जब पदार्थ के अणु कम सांद्रता से, कहां से? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाए तो क्या कहलाता है? सक्रिय विसरण। ये ऊर्जा की उपस्थिति में होता है। तो ऊर्जा के उपयोग के आधार पर विसरण 2 प्रकार का होता है, सक्रिय विसरण और निष्क्रिय विसरण। जब पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बिना ऊर्जा की उपस्थिति के जाएं तो उसे निष्क्रिय विसरण कहते हैं। जब पदार्थ के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ऊर्जा की उपस्थिति में जाएं तो सक्रिय विसरण कहलाता है। इस प्रकार विसरण 2 प्रकार का। क्या पादपों में विसरण होता है? जी हाँ, पादपों में विसरण होता है। उदाहरण क्या है इसके? देखो, हमने एक सूखा बीज लिया, सूखा बीज, इस सूखे बीज को जल से भरे पात्र में डाल दिया। बीज की बात कर रहा हूं मैं। तो जल के अणु धीरे धीरे बीज के अंदर चले जाएंगे। कहां से कैसे जा रहा है वो समझ लो। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, बीज सूखा हुआ मतलब पानी नहीं है अंदर, मतलब सांद्रता कैसी हो गई? कम।
बाहर सांद्रता कैसी है, ज्यादा, तो बीज के अंदर जल के अणु प्रवेश कर जाते हैं। इसका मतलब ये होगा बीजों का अंकुरण किससे होता है, विसरण के कारण होता है। अपन ने पहली लाइन में यहाँ संबंध निकाल लिया है कि जब पादप बनने का निर्माण या प्रारंभ कहाँ से होता है, जमीन पर जब बीज डाले तो उसके अंकुरण से होता है। अंकुरण करने के लिए हमने उसमें जल डाला तो जल बीज के अंदर जाएगा, अंदर जाते ही कौन सी प्रक्रिया हो रही है, विसरण हो रही है। तो विसरण का पादपों के साथ घनिष्ठ संबंध है। अब देखिए विसरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1, प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला कारक, विसरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक है पदार्थ के अणु का आकार। पदार्थ के अणु का आकार व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है किसके, विसरण के। अर्थात पदार्थ के अणु जितने बड़े आकार के होंगे विसरण उतना ही कम होगा। दूसरा, तापमान। पदार्थ के अणु का जब विसरण हो रहा तो जो तापमान है कमरे का वो विसरण की दर को प्रभावित करेगा। तापमान जितना ज्यादा होगा विसरण उतना ही ज्यादा होगा। विसरण माध्यम में विसरित होने वाले पदार्थ अणुओं की सांद्रता। अगला, जैसे कोई कमरा है, इस कमरे में धुआं हो रहा है, पहले से बहुत सारा धुआं हो रहा है। अब आप जगह अगरबत्ती जला देंगे तो अगरबत्ती का धुआं और इस कमरे में बहुत धीरे धीरे फैलेगा। दूसरा ले, अगरबत्ती खाली कमरे में जलाते पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाएगी। धुएं के कणों का विसरण हो रहा है, यहाँ तेज हो रहा है या कम हो रहा है, क्यों, यहाँ धुएं के कण अर्थात विसरित होने वाले पदार्थ के अणु पहले से ही उपस्थित हैं। इस प्रकार विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं पदार्थ के अणुओं की सांद्रता, तापमान और पदार्थ के अणुओं का आकार। यहाँ पर एक चीज और ले लें, ग्राहम के विसरण के अनुसार विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती थी 1/√d के। भाई ये क्या होता है, ग्राहम का विसरण नियम है। डी का मतलब घनत्व, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर अपन को सीधे सिंपल बात करें तो ये निकलती है इससे, क्या, अणु जितने छोटे होंगे विसरण उतना ही ज्यादा होगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।